स्वागत है आप सभी का वाईसीटी के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं संजय शर्मा। प्रैक्टिस सेट जो हम लोग अग्निवीर के जो विद्यार्थी थे, जिन विद्यार्थियों का अग्निवीर का एग्जाम है, उन विद्यार्थियों के अग्निवीर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट, पहले तो देखिए संस्था ने आपको पूरी तरीके से मुफ्त घोषित कर दिया है। पहला पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, अग्निवीर के प्रैक्टिस सेट को पूरी तरीके से फ्री ऑफ कास्ट कर दिया गया है। तो फॉर एवरी स्टूडेंट जीरो कास्ट पर आप तैयारी कर सकते हैं। जिन बच्चों का सपना है कि वो सेना में जाकर के देश की सेवा करें, उनको सपने को साकार करने के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी के क्रम में मैं संजय शर्मा, अभी आपको इसके बाद मैथमेटिक्स की आपकी क्लास चलेगी, मनोज सर इसके बाद मैथ की क्लास लेंगे। तो अभी हम लोग जो है आप लोगों को 21 प्रैक्टिस सेट हमने आपको मुफ्त में करवाया हुआ है। फिर प्रीवियस ईयर के पेपर लगभग 30 से भी ज्यादा प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। और ये 30 से ज्यादा प्रश्न अगर आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके सिलेक्शंस के जो चांसेस हैं वो बढ़ेंगे ही नहीं बल्कि सुनिश्चित हो जाएंगे। तो अगर आपको सफलताओं को अपनी सुनिश्चित करना है, अभी भी अगर आपको किसी ने धोखा किया है, अगर कहीं आप भूले भटके हुए हैं और आप अपने सपने को लेकर के बैठे हुए हैं, तो आप ज्वाइन करिए यूथ कंपटीशन टाइम्स और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और दोस्तों देखो, जिन स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुंच रही है वो अपने साथियों के पास शेयर भी करें, ताकि अपने पढ़ने के साथ साथ अपने साथी का भी कल्याण किया जा सके। देखो, एजुकेशन है, एजुकेशन का मतलब ही होता है कि सभी तक इसको क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए, सभी व्यक्तियों तक क्या किया जाए, एजुकेशन को क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो सबका विकास होना चाहिए दोस्तों। देखो, सर्व शिक्षा अभियान भी यही बोलता है कि जो सब पढ़ें सब बढ़ें। तो सब पढ़ें और सब बढ़ें, निश्चित रूप से सबको पढ़ना चाहिए और सबको अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सब पढ़ें और सब बढ़ें और मस्त रहें, बिंदास रहें, जहां भी रहें खुशहाल रहें। चलिएगा, मार्केट के लोगों से थोड़ा बच करके रहें। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मैं आपको बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखलाओं को मैं लेकर के चलूंगा। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स 7 पार्ट, जो 7 फेरे हैं, मैं 7 फेरा आपको यही यूथ कंपटीशन टाइम्स पे दिलवाऊंगा। कहीं 8वां फेरा लेने मत जाना, आप यहीं पे ले लेना। आप हिस्ट्री पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, पॉलिटी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, साइंस में तीनों साइंस पढ़ना होगा। तो 4, 3, 7 करंट अफेयर्स हुआ या आपके स्टैटिक के पार्ट हुए, कहीं से किसी प्रकार के कोई भी आपको समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। निश्चित रूप से आप यहाँ का जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, आप उस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए और अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करिएगा। चलिएगा, मैं लेकर के चलता हूं अपनी क्लास को, आगे की तरफ मैं लेकर चलता हूं। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर। सही उत्तर का हमें क्या करना है, चयन करना है। सही विकल्पों का हमें चयन करना है। चलिएगा, लेके चलता हूं आपको। सही विकल्प क्या है, सही इन विच स्टेट, कह रहा है कि सुंदरवन डेल्टाज आर, किन स्टेट में सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुंदरवन का जो डेल्टा है, इस सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में पाया जाता है। दोस्तों, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है या उड़ीसा में है, बताइएगा। देखो, सुंदरवन का जो डेल्टा है यह आपके पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। गंगा सागर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बंगाल की खाड़ी में जो बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल है, इसी के पास जो है ये पश्चिम बंगाल में ये पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी। पॉइंट भी क्लियर, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, जहां पर जो है जहां पर जो है गंगा और प्लस जो है ब्रह्मपुत्रा बाद में जाकर के जो है दूसरे नामों से जानी जाती है, मेघना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा फाइनली जिस नाम से वाटर को फॉल करती है वो मेघना के नाम से, तो मेघना नदी कही जाती है। मेघना या बराक नदी मणिपुर से निकलती है और ये जाकर के जो है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के डेल्टा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो क्लियर हुआ,
यह एक प्यारा सा प्लेस है जो पृथ्वी के एक मतलब बेहतरीन प्लेस, और आप वहाँ पे कभी भी आप जा सकते हैं। तो सुंदरबन के डेल्टा जो है ये आपके पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के पार्ट में पाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये प्रश्न आपसे कई बार आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो ये सिंपल सा प्रश्न है। क्योंकि आपका कोई दूसरा कोलारू झील यहाँ भी पूछता है, आपका आंध्र प्रदेश में है, तो ये आपका याद रखिएगा। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो ये झील तो मैं करा नहीं रहा हूं आपको। अब देखो, द कैपिटल ऑफ गोवा इज, गोवा का राजधानी कौन सा है, गोवा की राजधानी कौन सी है, करा रायपुर। रायपुर किसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की। देखिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी, कोहिमा, नाग के पास कोहिनूर होता है, उसी से कोहिमा निकलता है। और ये है आपका पणजी। पणजी कहाँ का है, गोवा का कैपिटल है। तो क्लियर हो गया, ये बातें आप याद रखिएगा। ये गोवा का कैपिटल आपसे एक प्रश्न और बनता है, गोवा किस नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा, गोवा मांडवी नदी के किनारे है। लिखिएगा, पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे लोकेटेड है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर हुआ, आगे चलिएगा। ये बात आप याद रखिएगा, गोवा, गोवा मांडवी नदी के क्या है, किनारे है। मांडवी, रालोच गोवा की प्रमुख नदियां हैं, ये भी पूछा जाता है, लिख लीजिएगा कहीं। मांडवी और रालोच, मांडवी और रालोच ये क्या है, गोवा की प्रमुख नदियां हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्या कर रहा है, बाण सागर परियोजना। बताओ, बाण सागर परियोजना किस पे, नर्मदा पर है, कावेरी पर है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, शिव समुद्रम। चलो, नर्मदा पर देखो दो तीन है जो आपसे, गांधी सागर, जवाहर सागर, और एक अगर आप राणा सागर। ये तीन परियोजनाएं आपको मिलती है, ये तीन परियोजनाएं आपको मिलेंगी। परंतु आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि बाण सागर परियोजना किस पर है। तो कई बार ये प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं कि बाण सागर परियोजना किस पर है। ये याद रखिएगा, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है। क्लियर हुआ, ये रही आपकी बात। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि बाण सागर किस नदी पर स्थित है। पॉइंट को आप मार करिएगा, बाण सागर किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, सोन, गंगा या कावेरी। तो इस बात को आप याद रखिएगा, बाण सागर, सोन, बी विल बी द राइट आंसर। पॉइंट को क्लियर, आगे चलिएगा। दूसरा प्रश्न, तीन प्रश्न हो गए। विच इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, शिलांग का कोई मतलब ही नहीं बनता, बनता है मिजोरम का जो कैपिटल है वो है आइजोल। तो बी विल बी द राइट आंसर। चौथे का प्रश्न नंबर 2 राइट आंसर है। देखो, एक बेहतरीन तैयारी करिए। देख रहे हो किस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो बच्चे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी जीडी का, वो बच्चे यही कह रहे हैं कि भाई जो है आप जो है इन चीज़ों को क्या करिए, आप ध्यान रखिए। ये देखिएगा, मिजोरम की कैपिटल कौन सी है, ये आपका जो प्रश्नों का जो आंसर है ये याद रखिएगा। तो ये बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ,
आगे चलिएगा। द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ दिया था। ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ दिया था दादा भाई नौरोजी ने। धन का निर्गमन सिद्धांत जिसको बोला जाता है। ठीक है, धन का निर्गमन सिद्धांत। एगो जहांगीर, कोई मतलब नहीं है। महात्मा गांधी, जिनको मलंग बाबा कहा जाता है, मलंग बाबा। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे, ये नाथूराम गोडसे कट्टर हिंदूवादी था और साथ ही साथ ये नाथूराम गोडसे कट्टर हिंदूवादी के साथ साथ पत्रकार भी था। गांधी को सीधे 30 जनवरी को शूट आउट कर देता है और गांधी का देहांत हो जाता है। एयो ह्यूम, देखिएगा, एयो ह्यूम को फादर कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये आजीवन 1885 से लेकर के 1906 तक आजीवन कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। ये बात आप याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 से लेकर 1906 तक आजीवन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस बात को आप याद रखिएगा। कभी भी इन्होंने अध्यक्षता नहीं किया और प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है तो WC बनर्जी, जिसको बोला जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये बातें आपका क्लियर हो गया। राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर। पॉइंट टू बी क्लियर एवरीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपसे प्रश्नों को पूछा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या संस्थापक कौन थे? ए विल बी द, सी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से प्रश्नों को आप लगातार बेहतरीन तरीके से आप प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। देखिएगा, जो प्रश्न मैं आपको लास्ट में लिखा हूं इसको ध्यान रखिएगा। यही प्रश्न आपसे यहां पूछा है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? देखो, स्मार्टनेस को पकड़ो। किसी एग्जाम को पढ़ने से पहले आप उसके स्मार्टनेस को पकड़िए। हमें कलेक्शन नहीं करना है, प्रश्नों का हमें कलेक्शन नहीं करना है दोस्तों, प्रश्नों का हमें सिलेक्शन करना है। सेलेक्ट करिए कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और अगर आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से आप अपनी सफलताओं को प्राप्त कर लेंगे। और कलेक्ट करेंगे तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा? कूड़े का ढेर हो जाएगा। तो प्रश्न मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी। मैंने एक्सप्लेन किया था आपको 30 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1948, नॉन ऑफ दीज। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? गांधी की 30 जनवरी 1950 नहीं, ये 48 है। नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे ने क्या कर दिया? इसको हत्या कर दिया। नाथूराम गोडसे एक पत्रकार के साथ साथ, नाथूराम गोडसे पत्रकार था और कट्टर हिंदूवादी था, कट्टर हिंदूवादी थे। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर, ये 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है। कस्तूरबा से क्या होता है? इनकी शादी होता है। 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने शादी कर लिया। पुतली बाई इनकी माता का नाम था।
और इन्होंने वकालत की पढ़ाई किया था लंदन से। लंदन से ये इन्होंने वकालत की पढ़ाई किया और अब्दुल्ला का केस लड़ने को, वही गांधी जिसको कभी केस भी नहीं मिलता था और अपने पिता के पैरवी के तहत उसे किसी तरीके से केस मिलता है और वो केस को लड़ने के लिए लंदन जाते हैं। लंदन कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, 1 वर्ष के लिए जाते हैं और वहां उन्होंने 22 से 23 वर्षों तक गुजारा। तो प्रश्न आपसे यही कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा, नाथूराम गोडसे ने किया था 30 जनवरी 1948। तो बी विल बी द राइट आंसर। आपके दिए गए प्रश्नों का जो सही जवाब होगा वो बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्या कर रहा है? वोटिंग राइट इन इंडिया स्टार्ट्स एट व्हाट एज? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहे भारत में मत डालने का अधिकार किस उम्र से शुरू होता है? 18 वर्ष से, 21 वर्ष से, 20 वर्ष? देखो, जो वोट डालने का अधिकार है ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दिया गया है। लिख लो कहीं बात। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत क्या किया गया है? इसको दिया गया है। तो मत डालने का जो अधिकार दिया गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत क्या किया गया है? मत डालने का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत जो उम्र तय की गई है वो 18 वर्ष तय की गई है। पहले 21 वर्ष था, फिर बाद में इसको 18 वर्ष कर दिया गया है। आप बात को समझ लेना, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है। लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता अगर पूछे, उम्र पूछे लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष। अगर राज्यसभा के लिए अगर आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए उम्र पूछे तो याद रखिएगा 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए अगर पूछे तो याद रखिएगा 35 वर्ष। क्लियर हुआ? इस तरीके से प्रश्न आपसे एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। 7 प्रश्न मैंने आपको बताया। 8वां प्रश्न देखता हूं क्या है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी, कह रहा था द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, त्रिशूल, इनमें से कोई नहीं। जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अगर आपसे प्रश्नों को पूछा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, देखो 2 चीजें आप समझो। विश्व की पूछेगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर आपसे पूछ रहा है तो वो है आपका माउंट एवरेस्ट। पॉइंट को मार करिएगा। और अगर आपसे कहे जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय का है, हिमालयन रेंज है, इस बात को आप याद रखिएगा। जो अगला पूछा रहा है कंचनजंगा, ये हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी जो सिक्किम, और जो सिक्किम, सिक्किम आप लोग जानते होंगे, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। क्लियर हुआ? अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये याद रखिएगा हिमालय की है ये। और अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखिएगा भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो है आपका केटू गाडविन। क्लियर हुआ?
प्रश्नों को आप समझ लीजिएगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी पूछा है, एवरेस्ट होगा। कितने प्रश्न बनाया मैंने, एक प्रश्न ये पूछता है आपसे, दूसरा प्रश्न ये पूछता है, तीसरा प्रश्न ये भी पूछता है, और चौथा प्रश्न ये भी बनता है। तो 4-5 तरीके से यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखलाएं होती है। 8 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। अगला लो, एन एडल्ट हैज टीथ, जो एक वयस्क मानव होता है, उस वयस्क मानव में कितने दांत होते हैं? 22, 32, 36। ये तो आसान सा प्रश्न है, कभी मैं आपको डिस्कस करूंगा केनाइन क्या होता है, मोलर क्या होता है, कभी इस पे मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। पूरी जो दांत का जो स्ट्रक्चर है उसको जब मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। एक प्रश्न और पूछता है, हृदय का धड़कन कितनी होता है? तो 72 बार हृदय की धड़कन होती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक मिनट में है, और याद रखिए अगर बच्चा रहेगा तो वो 30 से 32 बार होता है, अगर चाइल्ड है तब। 2-3 बातें यहाँ पर चलते चलते आप इन 2 बातों को, 3 बातों को आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न भी आपसे कई बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाए? व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व? प्रश्न आपसे कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। एक सांख्यिकी डे भी बहुत पूछता है, 29 जून, लिख लीजिएगा। ये 11 जुलाई, सितंबर, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्लियर हुआ? पॉइंट टू बी क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी एनी प्रॉब्लम? प्रश्न कितना हुआ? 10 प्रश्न मैंने आपको सॉल्व कराया। 11वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी कहां पर है? कमेंट करिएगा। फिजिक्स का प्रयोगशाला कहां पर है? इसको मैं नहीं बताऊंगा। एक और बताइएगा, केमिस्ट्री का प्रयोगशाला कहां पर है? प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? मौसम विज्ञान संबंधी जो अगर आपसे प्रयोगशाला पूछा जाए, बी ए विल बी द राइट आंसर। पुणे। पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। क्लियर हुआ? अंबाला क्या करता है? गंगा को सतलज से अलग करने का काम करता है। ये गंगा को अलग करता है सतलज से। जयपुर राजस्थान का कैपिटल, यहीं पर है हवा महल। सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया था? इसको निर्मित करने का काम करवाया था। प्रश्नों का सही जवाब दीजिएगा आप। भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला
तो मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला, ये मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला, ये विल बी द राइट आंसर। आगे चलिएगा। विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है? विश्व का सबसे ज्यादा, विश्व में पूछा गया है। अगर भारत में पूछे तो कौन होगा? भारत में पूछेगा तो केरल। किससे प्राप्त होता है? शहतूत की पत्तियों से रेशम की कीटें प्राप्त की जाती है। ये भी पूछा जाता है, शहतूत की पत्तियों से। प्रश्न आपसे क्या कर रहा है? देश का सबसे अधिक रबर का उत्पादन श्रीलंका, ब्राजील, मलेशिया, थाईलैंड। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे विश्व में सबसे अधिक, विश्व में पूछे, भारत में पूछेगा तो केरल होगा। शहतूत की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न जो है आपसे 12वें में आपसे पूछा गया है, तो थाईलैंड। सी विल बी द राइट आंसर। सी आपके दिए गए प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे चलिएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेटेड हाउ मेनी मेंबर्स टू द राज्यसभा? जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, यह कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? कहां पर? राज्यसभा में। देखिएगा, राज्यसभा में बार बार बताता हूं, सरल है। स से संसद, आर से राज्यसभा और ल से लोकसभा। संसद आर्टिकल 79, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपुल्स। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसको राज्यसभा कहते हैं। और ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसको लोकसभा कहा जाता है। ये होता है उच्च सदन कहा जाता है और इसको निम्न सदन कहा जाता है। प्रश्न आपसे क्या कर रहा है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। और ये 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में होते हैं। सी विल बी द राइट आंसर। आपके दिए गए प्रश्न का जो राइट आंसर है वो सी है। और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ये है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में। क्लियर हुआ? राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या बताइएगा। 250 हो सकती है। और इस 250 का जो यही स्ट्रक्चर है, 238 चुन करके आते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्रों में। अगला क्या है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव, बछेंद्री चंद्र पाल, राजविंदर कौर या मेधा। देखो, बछेंद्री चंद्र पाल प्रथम महिला थी जो एवरेस्ट पर गई थी। अगला क्या कर रहा है? संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। दो बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। आगे चलिएगा। गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? देखो, भारत में आने वाले सबसे पहला पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और ये पुर्तगाली सबसे अंत में गए थे। 22 सबसे अंत में गए थे।
प्रैक्टिस सेट हम लोग 22 हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। 22 सबसे अंत में गए थे, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे अंत में पुर्तगाली गए थे। तो प्रश्न आपसे कह रहा है यहां पर कि गोवा कब स्वतंत्र हुआ था। 1961 में क्या होता है, गोवा स्वतंत्र होता है। गोवा का कैपिटल पणजी। मांडवी, जुआरी, रालोच यहां की प्रमुख नदियां हैं। मांडवी, जुआरी, रालोच यहां की प्रमुख नदियां हैं। आगे चलिएगा, साइंस के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। दोस्तों देखो, अग्निवीर है, आग लगेगा आपकी क्लास में, टेंशन ना लो। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा यार, सिलेक्शन कलेक्शन से नहीं होता है, सिलेक्शन पढ़ने, सेलेक्टिव पढ़ने से होता है। मैं पहले भी बोला कलेक्शन से नहीं होता है कुछ इसमें। टू दी पॉइंट पढ़िए। जीएस समुंदर होता है, और समुंदर से कितना पानी निकालना है, कहां से पानी निकालना है, ये आपको आना चाहिए। बीच समुद्र में जाके पानी निकालोगे तो गोता लगाना आना चाहिए आपको, समझ रहे हैं, गोता लगाना हम सिखाएंगे। करा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। व्हाट इज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग इन केल्विन। देखो केल्विन में निकालना है तो सीधे 273 में क्या कर दो, इसको ऐड कर दो, कितना हो गया 373 केल्विन में आपका निकल जाएगा। ये विल बी द राइट आंसर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, C/5 F-32/9 क्लास 9th का फार्मूला है सब ये। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्वनि सबसे तेज कहां पर गमन। देखो ध्वनि को चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश के लिए नहीं है, ध्वनि के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। मान लो ठोस, द्रव, गैस है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ठोस, द्रव, गैस, तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, ठोस में होती है, गैस में मिनिमम होगी। तो वायु, निर्वात, इस्पात, पानी। द्रव तो सेकंड पोजीशन पर है ना मेरे बाबू, ये सेकंड पोजीशन पर है। ये क्या है, पानी कहां पे गया, ये सवाल ही नहीं बनता है। ये इस्पात ठोस है ना, जब इस्पात ठोस होगा तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होगी, इस्पात में होगी। एयर सवाल ही नहीं बनता है, गैस है, निर्वात भी गैस है। तो ठोस के ऑप्शन को पकड़िए और सही आंसर दे। डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ध्वनि से संबंध होता है, डॉपलर का प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला चलिएगा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट वाज इंट्रोड्यूस बाई। विद्युत प्रतिरोध के नियम, ये निर्वात नहीं है, ये ओम है, टाइपिंग का थोड़ा सा एरर है। विद्युत प्रतिरोध के नियम, देखो अगर किसी चालक में धारा को प्रवाहित किया जाए, तो चालक में जब धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक को धारा में प्रवाहित करने पर जो विरोध उत्पन्न होता है, जो धारा को प्रवाहित करने पर जो उसके विरोध में उत्पन्न होता है, वही प्रतिरोध कहलाता है। और इस बात को ओम साहब ने दिया था, ओम का नियम कहा जाता है, जर्मन के वैज्ञानिक थे। और याद रखना, इस लॉ को कई बार मॉडिफाइड भी किया गया है, बहरहाल इसको आप याद रखिएगा, ओम्स लॉ कहा जाता है। अगला क्या है, डार्विन। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। जूल, ये कार्य का मात्रक होता है या ऊर्जा का मात्रक होता है। न्यूटन क्या होता है, बल का मात्रक होता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, F = m × a। अगर प्रश्न आपसे यही पूछता कि बल का
सीजीएस मात्रक बताइए, सेंटीग्राम। तो इसको याद रखिएगा, सीजीएस अगर पूछा जाता तो डाइन रहता, बल का मात्रक। ये कई बार, हजारियों बार ये सब प्रश्न मिलते हैं और मिलेगा आगे आने वाले समय में। देखो पूरा 360 पे नाच करके आपको बताऊंगा मैं, पूरा नचा करके उस बात को आपको बताऊंगा। जिस तरीके से प्रश्न है हर डायमेंशन से पूछे जाते हैं, उन सभी डायमेंशंस को हमें क्या करना है, पकड़ करके चलना है। लेंस की आवर्धन क्षमता, देखो पावर ऑफ द लेंस, जो पी होता है ना 1 जो होता है, इसको बोला जाता है जो लेंस का जो आवर्धन क्षमता होता है, जो पावर होता है, ये आपका फोकल लेंथ 1/f होता है। और जिसको मापते हैं वो डायोप्टर, हार्स पावर थोड़े मापते हैं जी, एक हार्स पावर में 746 वाट होता है, क्लास 8 की बात है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 9.46 इंटू 10⁻15 ये प्रकाश वर्ष का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा अगर मात्रक पूछ दे तो पारसेक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डाइन जो होता है ये मात्रक किसका होता है, न्यूटन का होता है। 19 प्रश्न हुआ, अगला चलता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, निम्नलिखित में से किस यंत्र से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को माप, देखो बैरोमीटर से ये क्या होता है, बैरोमीटर से आपको देखा जाता है आंधी आएगा तूफान आएगा। मौसम के बारे में बैरोमीटर देखा जाता है, आंधी तूफान के बारे में जानकारी देता है, मौसम साफ रहेगा कैसा रहेगा, बैरोमीटर बताता है। हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता को मापने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा, एट विच टेम्परेचर द सेंटीग्रेड एंड द फॉरेनहाइट स्केल आर इक्वल, -40। देख लो, समझा देता हूं। कह रहा ताप पर सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है C/5 या -32/9। मैंने किसी एक को सेम कर लिया, कह रहा है कि जो फॉरेनहाइट है यह सेम हो जाता है किसके, सेंटीग्रेड के। F की जगह पर मैंने C रख दिया, 9C मल्टीप्लाई किया और यहाँ इसको मल्टीप्लाई 5C और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया 5 × 32। अब याद रखिएगा, इसको जब इधर मैंने ट्रांसफर किया तो 4C आया और 4C आने के बाद 8 × 5 ये 40। सिंपल क्लास 2 का गणित है, गुणा भाग। आगे चलिएगा, तो यानी -40। अगला क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ फोर्स इज सीजीएस, लियो पाउंड न्यूटन डाइन गैस। न्यूटन क्या होता है, ये आपका एसआई यूनिट होता है, डाइन सीजीएस होता है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अगर गुड कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो मरकरी है, सोना है, सिल्वर है, पीतल है। तो याद रखिएगा उष्मा का ये है आपका, बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्या कर रहा है, सोडियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 11। पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते, देखो एक होता है क्षोभ मंडल,
फिर उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद क्या होता है आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं? अच्छा ये मंडल नहीं पूछा है, वायुमंडल वाला मैं बता दिया। देखो ये पृथ्वी वाला जो होता है ना, ये होता है, उसको भी समझते रहना, वहां से भी प्रश्न आता है। इसको बोलते हैं कोर मेंटल क्रस्ट, इस वाले पार्ट को बोला जाता है कोर, इसको बोलते हैं मेंटल और इसको बोलते हैं क्रस्ट, जिसमें सियाल और सीमा नीफे पाया जाता है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, अगर पूछे पृथ्वी के भूपरपटी पर सबसे ज्यादा मात्रा में, तो याद रखना ऑक्सीजन है। ये 78 बार प्रश्न पूछा गया है ये। और जो क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉमन क्रस्ट, कॉमन कोनराड, इसको कोनराड असमता बोला जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य परत को क्या कहते हैं? मध्य वाले को मेंटल ही तो बोल रहे हैं ना, कोर मेंटल क्रस्ट, मेंटल, बी विल बी द राइट आंसर। क्रस्ट ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं, कोर निचले वाले भाग को बोला जाता है। पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। और ये एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखा हुआ है। ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जहां से आपको याद रखना है। अगला क्या है, कह रहा है ऑन विच फैक्टर डिपेंड्स फॉर ए गिवन बॉडी, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या यांत्रिक रूप से डुबोई जाती है, तो उस वस्तु के ऊपर नीचे से एक बल लगता है, उस बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है। और इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति का नाम था आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसी को बोला जाता है, याद रखिएगा इसको। तो ये क्या होता है, घनत्व किस पर निर्भर करता है? भार पर, आयतन पर। तो जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंतरिक रूप से डुबोई जाती है, तो वह अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करता है। जितना बर्फ के टुकड़ा डालेंगे, जितना उसका भार होगा, उतना द्रव को, पानी को तो पहले ही हटा देगा ना वो। 26वां प्रश्न याद रखिएगा। तो याद रखिएगा उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, कौन सा परिणाम नहीं बदलता है? कोई भी तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसका आयाम, रफ्तार, तरंगीय लंबाई, आवृत्ति पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कितना फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड आवृत्ति। आगे चलिएगा, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स? एक समान चाल से अगर कोई पिंड गति कर रही है, तो और वो गति कैसा होना चाहिए? वृत्तीय पथ पर गति होना चाहिए। यानी अगर कोई एक समान चाल से कोई वृत्तीय पिंड पर कोई गति कर रहा है, तो उसके अंदर की तरफ जो बल लगता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल, और जो बाहर की तरफ लगता है उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल। एक होता है अभिकेंद्रीय, अंदर है तो अभिकेंद्रीय, और बाहर की तरफ है तो उसको बोलेंगे अपकेंद्रीय। क्लियर हुआ? अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है? F इक्वल टू mv²/r, जहां पर m आपका मास होता है, v आपकी वेलासिटी होती है, और r आपका रेडियस होता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? F इक्वल टू mv²/r। अगला क्या है, निम्न में से ध्वनि का प्रकार क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण तो प्रकाश में है, मैटर, आवेग। चलिएगा अगला प्रश्न, डीएनए कहाँ मौजूद है? डीएनए आपका आरएनए में, कोई सवाल ही नहीं, न्यूक्लियस में, प्लाज्मा में, न्यूक्लिक एसिड में। तो याद रखिएगा डीएनए आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है।
आरएनए में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अशुद्ध रक्त, देखो अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फेफड़े से श्वसन लिया जाता है और गुर्दा क्या करता है, पानी को साफ करने का काम करता है। लियो, चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अगला क्या कह रहा है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, देखो फ्लोएम माने पोषण तत्वों को लेकर के जाने का काम करने वाले को फ्लोएम कहते हैं। जाइलम जल को लेकर के जल प्रदान करता है, किसको, पेड़ पौधों को। और पत्तियां क्या करती हैं, क्लोरोफिल का निर्माण करती हैं। ये प्रश्न ये भी बनता है, क्लोरोफिल का जो पत्तियां हरी किसके कारण से होती हैं, तो याद रखिए क्लोरोफिल नहीं, मैग्नीशियम के कारण। अगर मैग्नीशियम नहीं मिलेगा तो वो पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। आगे चलिएगा 32 के बाद, कीटों में श्वसन अंग क्या होता है, कीटों में कैसे श्वसन लेता है, श्वास नली से, लंग्स से, हृदय से, त्वचा से। 33 प्रश्न आप इसका राइट आंसर करिएगा। कीट हल्का हल्का श्वसन नली टाइप का होता है। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो आपका उदर गुहा होता है, उस उदर गुहा के ये दाहिनी भाग में क्या होता है, पाया जाता है। लगभग 1.5 से 2 kg का होता है। ये कोमल, ठोस, कठोर होता है, कोमल, ठोस और भूरा होता है। क्लियर होगा, यकृत कहा जाता है। जैव पाचन का काम करता है ये। आगे चलिएगा, द्विलिंगी जीव कौन सा होता है, केचुआ, अमीबा, हाइड्रा, स्टारफिश। याद रखिएगा 35 जो प्रश्न है, द्विलिंगी जीव। अगला प्रश्न है आपका मैथमेटिक्स की क्लास, इसके आगे कंटिन्यू की जाएगी। चलिएगा, तो इसके बाद आप लोग आनंद लीजिए मैथ की क्लास को। आज की जो क्लास है, हम अपनी क्लास को जो है यहीं पर हम लोग रोकेंगे। इसके बाद आपको क्लास चलेगी मैथमेटिक्स की क्लास। पूरा अग्निवीर फाइनल करेंगे हम लोग, जिन बच्चों का एग्जाम्स है उनके लिए। आइए सर। जय हिंद प्यारे बच्चों, जो हम लोग वादा किए हैं उसे तो निभा ही रहे हैं। और आप लोग यदि लाइव है तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। और उन बच्चों से ये भी कहिए, यदि आपकी एज क्रॉस भी हो गई है, ठीक ना, तो आपके लिए यदि ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो सीडीएस की तैयारी में लग जाए। और सीडीएस का बैच हमारे यहाँ लॉन्च होने जा रहा है, बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा। एयरफोर्स का अब हम लोग नई बैच लॉन्च करने जा रहे हैं और हो सकता है कि सैटरडे को हम लोग लॉन्च कर दें। मॉर्निंग में स्टार्ट होगी, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है मेरे पास, उन सभी प्रश्नों को कराया जाएगा, ठीक ना। तो वो भी अग्निवीर का ही एक पार्ट आ गया है। इसलिए एयरफोर्स की तैयारी में जो बच्चे लगे हुए हैं, ठीक ना, उन बच्चों को आप लोग इस YCT के वेबसाइट को कहिए कि वो उस वेबसाइट पर आकर के, ठीक ना, और YouTube चैनल पर ये चलेगा, आपका फ्री ऑफ कास्ट चलेगा, ठीक ना। उसके बाद उसकी जो बैच चलती है, एक्स और वाई दोनों का कॉम्बिनेशन, अर्थात एक साथ जो परीक्षाएं होती है, ठीक उसी पैटर्न पर प्रैक्टिस कराया जाता है, जैसे कि हम लोग CRPF का कराए हैं, ठीक ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये मैथ का देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस सेट है आपका 22 नंबर 22 है। चलिए यह अलजबरा से रिलेटेड है। इसका सॉल्यूशन भैया क्या होगा, ये आप देखें। AQ + BQ = 0 दिया है, ठीक ना, और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही आएगा। AQ + BQ का मान 0 के बराबर दिया है, तो आप फार्मूला जानते होंगे। AQ + BQ = 0 जब दिया है, इसका फार्मूला होता है A + B, सेकेंड में A² - AB + B² = 0। इसको हम ट्रांसफर कर दें, क्योंकि इस तरह का कोई आंसर इसमें हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ना, हटा दिया जाए। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो ये होगा A²
बी स्क्वायर, ठीक ना, और माइनस ए बी बराबर 0। अब इसमें यदि हम 2ab को जोड़ दे और घटा दे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2ab को दोनों पक्षों में इसमें जोड़ा जाए और घटाया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab इज इक्वल टू 0 होगा। इसे आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3ab। ट्रांसफर करने पर बर घटा देंगे तो a प्लस बी बराबर रूट में 3ab आ जाएगा और ये आपका आंसर डी दिखाई दे रहा है, ठीक ना। डी इज द राइट आंसर। बहुत ही ध्यानपूर्वक से ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, अन्यथा आपका गलत हो सकता है, ठीक ना। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न हो प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करिए कि आप परीक्षा में सिलेक्शन पा जाए, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है, ये रहा अगला प्रश्न। ध्यान से देखिए, ये है सर्ड एंड इंडिसेस के चैप्टर का प्रश्न है, ठीक ना। करणी चैप्टर का प्रश्न है, ठीक ना। अब करणी चैप्टर का है भैया, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। दिया है करणी में 32 प्लस करणी में 48 बटे में करणी के अंदर 8 करणी में x बराबर 2, ठीक ना। याद रखिए आप लोग एक चीज, जो आर्मी की चल रही है ये क्लास, वो ये जीडी का केवल प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। इसके बाद बताया गया था कि भाई क्लर्क का भी है प्रैक्टिस सेट। हाँ, इसे यदि आप परचेज करना चाहते हैं, ठीक ना, वीडियो तो भैया फ्री ऑफ कास्ट ये चल रहा है। किताब आपको यदि परचेज करना है तो हमारे यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक ना, इसे परचेज आप कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से यह प्रैक्टिस बुक है, जो कि सर पहले ही दिखा भी चुके हैं किताब को कि ये हमारी किताब है, ठीक ना। तो आप लोग उस किताब को खरीद सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के तरीके से। और यदि ई बुक पर पढ़ना है आपको तो उसे आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर देखिए ई बुक, ठीक ना, कहीं लिखा है कि नहीं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यह प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही सहयोग करेगा एग्जाम के टाइम पर, ठीक ना। और यह वीडियो भी आपका समझ जाइए, यदि आपके YouTube चैनल पर हमेशा ये रहेगा ही, ठीक ना। वहां जाइए YCT बुक पर और जा करके तुरंत क्लिक करिएगा कि ये प्रैक्टिस नंबर, तो प्रैक्टिस नंबर तुरंत वहां आ जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक ना, एक्सप्लेनेशन। लेकिन यह जब भी हम लोग समझाते हैं तो यह एक स्ट्रेटजी बनाई गई है कि पेपर को एग्जाम में कैसे सॉल्व करें, वह सिखाया जा रहा है आपको। और यदि पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन इसका पूरा का पूरा देखना है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से हमारी इस प्रैक्टिस बुक को परचेज कर सकते हैं और यहां से भी आप परचेज कर सकते हैं कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करके, और ई बुक अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अपलोड कर सकते हैं और उसे आप बार बार देखते रहिए और हर एक प्रैक्टिस सेट को उतने टाइम में लगाइए जितने टाइम में वहाँ एग्जाम होता है, ठीक ना। तो ये एक स्ट्रेटजी भी बन जाएगी, यहाँ से आप सीख भी लेंगे कि कैसे करना चाहिए परीक्षा में, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं और इस प्रश्न का देखें सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान दें, इसे हम लिख सकते हैं 16 करनी में 16 गुणे 16 दूनी 32 होता है। इसे भी लिख सकते हैं 16 तिहां 48 होता है। भाई ने जिस संख्या का देखिए वर्गमूल निकल जाए, ठीक ना, उसका फैक्टराइजेशन करके और करनी से बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक ना। नीचे है यहां पर 4 गुणे 2 और प्लस करनी में x बराबर 2। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 ये हो जाएगा बाहर निकल के, ये भी 4 को हमने कॉमन किया तो करनी में 2 प्लस करनी में 3 हो जाएगा ऊपर। नीचे आप देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ करनी के अंदर आ रहा है आपका 2 प्लस रूट एक्स बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए कैसे हो रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा। इससे इधर गुणा कर लीजिएगा तो 4, ठीक ना, रूट 2
4 कॉमन मत करिए, वैसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि कंपेयर करना पड़ेगा। 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4√2 प्लस 2√x हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए दोनों पक्षों में 4√2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, 4 रूट से 4 रूट कैंसिल हुआ, बचा ये। कंपेयर करेंगे तो देखिए ये बच रहा है, करनी में x है तो करनी में x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक ना, लेकिन पूछा क्या भैया, x का मान पूछा गया है तो इससे आप भाग भी दे सकते हैं। करनी में x बराबर भाग दे करके ही निकालिए, आसानी से निकल जाएगा। √x बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2√3 आ रहा है। दोनों पक्षों को वर्ग करिए क्योंकि करनी से बाहर वैल्यू पूछी गई है तो ये 4 होगा और ये 3 होगा, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ये आंसर आपका सी सही है, सी इज द राइट आंसर। देखिए ये मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चंस है इसलिए टाइम आपका लगेगा। ठीक ना, बाकी भाई जीके में जब आप करते हैं याद रहता है तो आप कट से लगाते हैं भैया, नहीं याद है तो नहीं हो पाएगा, ये कन्फर्म है। तो उसे भी आप जीके को हल्के में मत लीजिए, आसानी से वो भी नहीं आपके दिमाग में बैठने वाला है। जो स्ट्रेटजी बताई जा रही है उस तरीके से सीखिए आप, सीखने के लिए ये सब समझाया जाता है और बताया जाता है आप लोगों को। ठीक ना, और सर कह भी रहे थे कि केवल कलेक्शन करने से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक ना, सिलेक्शन तभी होता है जब आप पेपर वर्क करते हैं, पेपर को सॉल्यूशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करते हैं। केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने से यदि सिलेक्शन हो जाता तो बहुत लोग सिलेक्शन पा जाते हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। और ये रहा अगला प्रश्न, ये 38 नंबर प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज 50 इज डिवाइडेड बाई 12। ये बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक ना, 50 में 12 से भाग देने के बराबर कौन सा आएगा आंसर। लेकिन यहाँ देखिए जितना आसान आप देख रहे थे, ठीक ना, उससे कहीं कठिन ये निकला क्योंकि आसानी से ये सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। देखिए 12 से यदि 50 में भाग देंगे आप तो 50/12 और इसको काट देंगे यदि तो 25 होगा और नीचे की वैल्यू 6 हो जाएगा, माने 25/6 आ रहा है। अब इसको हल जब करेंगे तभी तो पता चलेगा कि भैया ये आंसर किसका आ रहा है, कौन सा आएगा। ठीक ना, यहां देखें आप 50/6 बी ऑप्शन को हम सॉल्व करते हैं क्योंकि यदि इसे हल किया जाए, इसको हल करेंगे तो कभी नहीं आएगा। देखिए कैसे, 10 गुणे हैं 5/3 होता तो 10×5 50/3 हो रहा है, जबकि वह प्रश्न में है 25/6 है। ठीक ना, तो ये आंसर आपका गलत हुआ। ठीक ना, फर्स्ट नंबर रॉन्ग है भैया। अब सेकेंड ऑप्शन को हम चेक करते हैं तो इससे इसमें डिवाइड है तो ये हो जाएगा 50/6, प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा, ये भी 50/6 होगा। 50×50 100 हुआ। ठीक ना, 100/6 होगा, काटेंगे तो 50/3, जबकि क्या है ये 25/6 है, तो बी आंसर भी गलत हो गया। आगे देखिए सी ऑप्शन को चेक करते हैं। 50/4 गुणे 3 बोडमास का प्रोसेस अप्लाई करना है यहाँ पर, और बता दिए हैं भैया कि जो हल्का प्रश्न होता है उसका ऑप्शन बहुत टफ दिखता है। ठीक ना, और यहाँ पर हम लोग वही चीज देख रहे हैं। सबसे पहले 4 से भाग देना है तो 50/4, तब 3 से गुणा होगा यहाँ। ठीक ना, भाग देंगे तो ये क्या बचेगा भैया, 25/2 गुणे 3। अब देख लीजिए 3 75 हो जाएगा 2, 25/6 है जबकि। ठीक ना, फिर आगे की तरफ बढ़िए, ये भी आपका गलत आ रहा है। ठीक ना, सी भी गलत आंसर हुआ। चले ये देखिए डी ऑप्शन को 50/4/3। यहां हम एक मेथड भी बता देते हैं, a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी दिया है तो a बाई बी गुणे सी हो जाएगा। 50/4 गुणे 3, और यही आपका राइट आंसर है क्योंकि वहां भी लिखा है 50/12, ये भी वही आ रहा है, तो ये आंसर डी सही है।
इस टाइप का प्रश्न, और ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न भी है, ठीक ना, आर्मी जीडी में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चा बताया था उस समय उस वक्त बताया, तो समझ जाइए कि उसी पर आधारित प्रश्नों को रखा गया, ठीक ना। वो बताया कि इस टाइप का सर पूछा था, लेकिन ऑप्शन इतना कंफ्यूज कर दिया कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कंफ्यूज करने के लिए भैया देख लीजिए ये ऑप्शन लिखा गया है, ठीक ना। पॉइंट्स में नहीं था, पॉइंट्स में तो कोई भी कर लेता। अगला प्रश्न देखिए आप, यदि लिखा गया है यदि इतना का वर्ग बराबर ये, तो p का मान क्या होगा। वर्गांतर का नियम लगा लीजिएगा, 46 का वर्ग माइनस 44 का वर्ग बराबर है 45p। मैंने यहाँ इकाई का अंक आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा, ठीक ना। तो इसका वर्ग जब आप करेंगे तो इकाई का अंक 6 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तब इकाई का अंक कितना होगा, तो वहां भी आपका 6 ही होगा, अर्थात 0 आंसर आना चाहिए। अब करके देखा जाए कि 0 आंसर आएगा कि नहीं, ठीक ना। यहां पर पूछ रहा है भैया p का मान कितना होगा, p की वैल्यू कितनी होगी। p से मल्टीप्लाई है सर, ठीक ना, p से गुणा है। चलिए सॉल्व किया जाए। p बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो 46 प्लस 44 होगा, और सेकेंड ब्रैकेट में होगा भैया 46 माइनस 44 बटे में 45। इसे जोड़ेंगे तो 6 4 10, 4 4 8 1 90 हो रहा है, 4 6 10, 4 4 8 और 1 90 हो जाएगा। और इसको घटा दिया जाए तो 2 बटे में 45, 45 दूनी 90, 2 दूनी 4। आंसर आपका डी आ रहा है भाई, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, 40 नंबर प्रश्न पर हम लोग पहुंचे हैं, और ये लिखा गया है, देखिए यह गुणे यह सेम नंबर है तो इसे ए मान लिया जाए, इसे बी, और यहाँ देखिए डिफरेंट नंबर है 0.462 है और ये है 0.462, तो इसे b मान लीजिए, तो b इंटू बी बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब फार्मूला आप समझ गए होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लिखा गया है, तो ये रहा एक्सप्लेनेशन 0.538 का स्क्वायर माइनस 0.462 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.924। बहुत बेहतरीन प्रश्न है भाई, ठीक ना। और इस तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, ठीक ना। चलिए अगले इसका देखिए सोल्यूशन क्या होगा। यह माइनस यह कर दीजिए एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 0 पॉइंट डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, देखिए 8 में से 2 घट जाएगा 6 होगा। यहां बचा भैया 3 है, 3 में से 6 घटेगा नहीं, तो 13 में से 6 घटा दीजिए 7 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक ना, ये बना। और सेकेंड ब्रैकेट में कितना होगा, तो प्लस हो जाएगा, देखिए 6 8 2 10, 6 4 10 हो जाएगा, 4 5 9 1 10, 1 आ रहा है। नीचे वाले को अब हल करिए, नीचे वाले को घटाना पड़ेगा आपको, तो देखिए 1 में से आपको घटाना है, ये सभी आसान प्रश्न में नहीं आते हैं, ठीक ना, इतना आसान मत समझ जाइएगा, क्या इतनी आसानी से हो जाएगा, ठीक ना। बिना कैलकुलेटर किए मैंने कैलकुलेशन किए सोल्यूशन हो ही नहीं पाएगा। पॉइंट्स के प्रश्नों को हल करना नहीं जानते हैं भैया, तो आपसे नहीं हल होगा, ठीक ना। चलिए देखिए घटाने पर हो जाएगा 6, यहाँ हो गया 9 में से 2 घटाएंगे 7, और ये 0 आ रहा है, अर्थात नीचे आ रहा है 0.076, और ये दोनों भैया कट जाएगा, एक आंसर इसका आ रहा है, सी इज द राइट आंसर। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न ये रहा 41 नंबर। अब यहां से टाइट हम लोग हो जाए भाई, ठीक ना, क्योंकि इसके बाद अगली क्लास लगनी है। ये है आपका 41 नंबर, a बराबर बी स्क्वायर प्लस करनी में 9/c, और पूछा क्या है भाई, c का मान पूछा है। आपको लग रहा होगा कि क्या पूछेगा, तो देखिए c की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले बी स्क्वायर को आप ट्रांसफर कर लेंगे, तो 9/c बराबर a माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो 9/c हो जाएगा, करनी से बाहर निकलेगा, और ये आपका होल स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक ना। c का मान पूछा है तो इसको खट से ने आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई
कर लीजिए, 1 इंटू 9, ठीक ना, दिस इंटू दिस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आ रहा है, लेकिन c का मान पूछा गया है तो दोनों पक्षों को पहले पलट दे, c/9 और ये हो जाएगा 1/a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब 9 को ट्रांसफर कर देंगे तो c बराबर 9/a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। और ये आपका आंसर हम देख रहे हैं कि ये आपका आंसर है c, 9/a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। c इज द राइट आंसर, c का मान c ही आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा 42 नंबर, दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 300 इंटू 7.5, 300 गुणे 7.5 का वर्गमूल क्या होगा। आइए करते हैं हम लोग। वर्गमूल का मतलब हो गया, करनी में है ये 300 गुणे 7.5 दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग 3 से मैंने फैक्टर ही कर लिया जाए तो बेटर होगा भाई। देखिए कैसे, यदि हम 100 से गुणा कर दें, न 0 से गुणा कर दें तो दशमलव तो हट जाएगा। 3 से गुणा मत करिएगा, फैक्टर करना होगा हम लोगों को, ठीक ना। 10 भी हम रख देते हैं और एक 10 से गुणा कर दिए हैं तो 75 हुआ, ठीक ना। अब आइए फैक्टर करते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 5, 10 को लिख सकते हैं और इसे 25 तिहाई 75 होता है भाई, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप देखिए 25 का वर्गमूल 5 होता है और 3 गुणे 3 बराबर 9, अर्थात उसका भी वर्गमूल 3। करनी में भैया 10 है, बचाइए, ठीक ना। 5 तिहाई 15 होता है और करनी में 10 का मान, क्योंकि यहां देख लीजिए कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ यदि आपको दिख रहा है तो बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन 0.25 इंटू 30 लिखा है, ठीक ना। दशमलव करनी में 10 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 3.16 होता है, लगभग में होता है। 15 से गुणा कर दिया जाए तो 15 छक्के 90 हो जाएगा। यहाँ 15 एकम 15 और 15 और 9 मिलकर के 24 होता है, हासिल 2 होगा। 15 यहाँ 45, 46 47 हो रहा है, अर्थात ये आ रहा है आपका 474 लगभग आ रहा है। अब इसमें ऑप्शन देखिए कि कौन सा सत्य हो सकता है भाई, ठीक ना। तो यहां देखिए वर्गमूल के रूप में यह लिखा हुआ है। यदि हम 2.5 को ऐसे लिख लें, ध्यान दीजिएगा, बार बार बताते हैं कि जिसको आप हल्का समझेंगे वही आपके लिए घातक साबित होगा। जितने भी इसमें प्रश्न रखे गए हैं आपके लिए सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। आसानी से सॉल्यूशन होने वाले नहीं है ये सब, ठीक ना। 30 बाहर है भैया, ठीक ना। अब देखिए 30 गुणे 25 का तो वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, ठीक ना। 25 गुणे इसे आप बटे में 10 लिख सकते हैं, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब आप देखें 1/10 हुआ, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक ना, तो नीचे हो जाएगा 100। 30 गुणे 5, करनी में 10 का मान जानते ही कि कितना होगा, करनी में 10 बराबर 3.16 होगा और नीचे 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, 0 काट दीजिए। 5 है 15 गुणे वही आ रहा है, ठीक ना, अर्थात आंसर आपका डी सही आ रहा है। यदि इसी फॉर्म में इसे बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा। देखिए हम दिखा भी देते हैं, ये तो वैल्यू निकाल करके आपको समझाया गया है। अब आप देखिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। ये भी सीख लीजिए। 300 है भैया, 300 300 300, देखिए यहां पर 300 गुणे, ठीक ना, यहां कितना है 7.5 है। 7.5 को आप लिख दीजिए 2.5 गुणे 3 लिख सकते हैं आप। 25 यही 75 होता है, उसी फॉर्म में लिखना है आपको। 3 गुणे 3 बराबर 900 हुआ, 900 का वर्गमूल भैया 30 होता है। 30 गुणे, ठीक ना, 2.5 करनी में होगा, करनी को हम घात में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। डी आंसर सही हुआ, जिस फार्म में दिया है उसी फार्म में आप बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 630 एंड देयर एचसीएफ इज 9
इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 153 देन द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज, दो संख्याओं का लसाप इतना है और उनका मसाप 9 है। यदि संख्याओं का योग 153 है तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों संख्याओं का कॉमन जो नंबर होता है वह HCF होता है। तो 9 HCF दिया है भाई, HCF 9 है, और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम है 630 है, ठीक ना। और संख्या का योग कितना है, 153 दिया है। तो पहली संख्या 9x, दूसरी संख्या 9y होगी और ये हो जाएगा 153। 9 से भाग देंगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका 153 बटे में 9, 17 नवैया 153 होता है। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आ रही है वह 17 आ रहा है, लेकिन रेशियो पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आप जान दीजिएगा आगे कैसे बढ़ा जाए। तो यह जानते हैं होंगे आप कि दोनों, ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम होता है। तो 630 गुणे 9, 9 से एक 9 काट दीजिए, 9 साते 63, 70 हुआ। x गुणे ये y है, सॉरी, x गुणे y बराबर 70 हुआ। समझ गए होंगे। अब आप यहां पर देख लीजिए x और y का मान भी आप बता सकते हैं। दोनों का गुणनफल 70 आ रहा है और दोनों का योगफल 17 आ रहा है। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको गुणा करें तो 70 आ जाए और जोड़े तो 17 आ जाए। तो यह हो जाएगा 7 गुणे 10, दोनों को जोड़िए 17 आ जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर हो गया भैया 7 और y का मान 10 हुआ, ठीक ना। कोई भी आप ले लीजिए, यदि हम x का मान 10 ले लें, किसी को भी ले सकते हैं, और y का मान 7 ले लें, ठीक ना। तो रेशियो क्या हो जाएगा, x रेशियो y बराबर 10 अनुपाते 7 आ जाएगा। आंसर ए सही है। 10 और 7 का केवल एक ही आंसर दिया गया है जिसे कि आपको सॉल्यूशन करना पड़े। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक ना। बारीकियों से देखिएगा और समझिएगा, तब जाकर के आपके दिमाग में बैठेगा। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। 44 नंबर ये रहा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में अपने को 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का यदि प्रश्न है भैया तो फार्मूला अप्लाई करिएगा, T1 बाई T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1, जहाँ ये फार्मूला होता है, जहाँ T1 है, जहाँ T1 इसमें क्या दिया है, वर्ष है, T1 T2 क्या है, वर्षों की संख्या है, N1 N2 गुना शब्द है। अब यहां देख लीजिए कि ब्याज दर 7 वर्षों में तो 7 हो जाएगा, ये 2 गुना हो गया, N1 बराबर 2 गुना दिया है, ठीक ना। उसी दर से कितने वर्षों में, तो T2 का मान तो पता ही नहीं है, 4 गुना हो जाएगा, N2 का मान दे दिया है, प्रश्न में रख दीजिएगा, ये सॉरी फार्मूले में रख दीजिए और फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए। 7 बटे T2 बराबर 2 माइनस 1 और बटे में हो जाएगा 4 माइनस 1, इसे हल करेंगे 1 बटे 3 होगा, क्रॉस गुणा कर दीजिए, T2 का मान 7 त्रिका 21 वर्ष हुआ और ये आपका डी आंसर करेक्ट हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखें, ये रहा अगला प्रश्न। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रम से 190 मीटर और 210 मीटर है, वे समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। यदि उनकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। विपरीत में चलती है, सापेक्ष चाल से उन दोनों लंबैया को जोड़ दीजिएगा, वही दूरी हो जाएगा, एक दूसरे को पार करने में लगा समय निकल जाएगा। तो T बराबर L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई गुणे 18 बटे 5 कर दीजिए और खट समय आंसर निकाल लीजिएगा। 190 और प्लस 210 बटे में दोनों चालों का योग, तो ये हो जाएगा 72 और गुणे 18 बटे 5, 18 चौ 72 होता है। ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 90, 200, 400 आ रहा है, ये 400 बटे में 5 चौका 20 हुआ, 20 दूनी 40, 20 सेकेंड आंसर ये सी सही आ रहा है। फार्मूला आपके सामने लिखे हैं और इस फार्मूले पर तुरंत रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें आप, ये रीजनिंग का प्रश्न हो गया। 5 प्रश्न आपके यहां से रीजनिंग मिलेंगे। बैट को 69 लिख रहा है भैया,
बैट, बी फॉर बी का कोड है 2 और ए का कोड है 1, T20, ठीक ना। जोड़िए 23 में 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक ना। तो ये आ रहा है 23 गुणे 3 बराबर 69। उनके कोड को जोड़ करके 3 से गुणा किया गया है, तब आ रहा है ये बी 2, ठीक ना। 15 + 15 + 11 गुणे 3 करना होगा, ठीक ना। 15 दूनी 30, 30 10 40, 3 43 हो रहा है। 43 × 3 बराबर 12 9, 120, 3 का 9 हो गया और 3 चौका 12 हुआ। फिर से देखते हैं भाई, क्योंकि 172 लिखा है। 15 दूनी 30, 30 और 10 40, 2 42, 1 43, 43 आ रहा है। 3 से गुणा नहीं। अब यहां पर लॉजिक क्या लग रहा है भाई, जितने लेटर हैं उसी से गुणा कर रहा है। 1 2 3 4 लेटर है तो 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक ना। 4 से गुणा करिए, 4 तिहाई, क्योंकि 1 2 3 4 लेटर है। जितने लेटर है उनके कोडों को जोड़ करके और जितने उसमें लेटर आए हैं, जो शब्द है उस शब्द में जितने अक्षर हैं उनकी संख्या से गुणा भी करने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तभी ये आ रहा है, ये रीजनिंग है भैया, इसीलिए पूरे को देखना पड़ता है कि क्या रीजन चल रहा है। हमने तो 3 से गुणा किया, वहां तो रहा था, लेकिन अब यहां फंस गया मामला। 3 से गुणा करने पर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि 4 लेटर है, 4 से गुणा करने पर ये आ रहा है। देखिए 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 1 17, 72 है। फॉलो किया। हम यही मेथड लगाएंगे तो 16 5 14 गुणे कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। 16 और ये 14 मिलकर के 30 हुआ, 35 हुआ टोटल। 35 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, 105, और ये आंसर आपका बी सही आ रहा है। बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखें। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करना है भैया। यह किस पैटर्न पर है, ये आपको पहचान करना पड़ेगा। तो ये देखिए 7 13 19 और 25 अगला पूछा जा रहा है आपसे। 7 6 13 होता है, यहां भी 6 जोड़ दीजिए, ठीक ना। 13 6 19 होता है, यहां 6 जोड़िए, 25 आ रहा है। 6 जोड़ना दीजिए यहां भी तो 31 हो जाएगा। आंसर बी सही है, ठीक ना। सरल था और सरल प्रश्न का आंसर हम लोग जल्दी निकाल लिए। ये प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है भैया। अशोक ने एक बिंदु से चलना आरंभ किया और पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बी बिंदु पर गया। फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर के सी बिंदु पर गया। अब इसमें डायरेक्शन देखना है आपको। दिशा परीक्षण का तो प्रश्न है और यहां डायग्राम बनाया हुआ है, उस डायग्राम की पहचान करनी है। कैसे चल रहा है भैया, किस तरह से चल रहा है, ठीक ना। 48 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। देखिए ए बिंदु से अशोक चलना शुरू किया। ए बिंदु से कैसे चलता है, पूर्व की तरफ ऐसे चला भैया, पूरब की तरफ ऐसे एरो का निशान बना लीजिएगा। चलते बी बिंदु पर गया, ये बी बिंदु पहुंचा। फिर वह दक्षिण की तरफ। अब इसमें हमको देखिए ए से यही दिख रहा है, सी आंसर आपका सही आ रहा है। ये एरो का निशान पश्चिम की तरफ बना दिया है, ये यहाँ ए उत्तर की तरफ बना है। ए से बी कहाँ है भैया, उत्तर और पूरब की तरफ बना हुआ है, इसलिए आंसर आपका सीधे दिख गया एक ही लाइन में। फिर हम डायग्राम को पूरा करते हैं। बी बिंदु पर गया, फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर, तो दक्षिण पश्चिम यहां से ऐसे होगा और सी पर पहुंचाओ, ठीक ना। सी बिंदु पर गया, उसके पश्चात वह दक्षिण की ओर मुड़कर डी बिंदु पर गया। फिर यहां से दक्षिण की तरफ ऐसे पहुंचा और कहां जा रहा है भैया, डी तक पहुंचा, ठीक है, पहुंचा दिए हम भी। इसके बाद कहां जा रहा है, पुनः पूरब दिशा की ओर मुड़ करके, पूरब दिशा इधर होगा फिर, और ई पर पहुंचा। ऐसे डायग्राम बना है, ठीक ना, देख रहे हैं आप। तो ये आंसर आपका सी सही है, ठीक ना। डायग्राम ही पूछ दिया था। अगला प्रश्न आप देखें, और ये है आपका इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है भैया
सेब, आम, संतरा ये फ्रूट्स हैं और ये है आपका सब्जी, ठीक ना, ये सब्जी में आता है भैया पोटैटो। और भी रीजन है, सेब, आम, संतरा पेड़ पर होते हैं और पोटैटो पेड़ पर नहीं होता है, जमीन के अंदर होता है, जड़ में होता है, इसलिए ये डिफरेंट हुआ। अगला प्रश्न देखिए आप, लास्ट प्रश्न है इसका, ठीक ना। देखिए इसमें क्या रीजन है भाई, एक निश्चित कोड में इसे यह लिखा गया है, तो उसी कोड में इसे कैसे लिखा जाएगा, केवल स्थानों का परिवर्तन किया गया है इसमें। अब देखिए P तो भैया यहां है, लेकिन इसको अपोजिट करके लिखा है, दो को, ठीक ना। OP है तो PO लिखा है, PR है तो यहां कर दिया RP, ध्यान देते चलिएगा। OR है RO कर दिया, ठीक ना। यहां पर देखिए NO लिखा है, ये लास्ट वाले को लिख दिया यहां, ठीक ना। फिर यहां से लिखा भैया OIT, ठीक ना, यहां लिख दिया हमने भी IT, इसे लास्ट में लिखा। यही मेथड यहां भी लगाना है आपको। तो देखिए यहां से करना है शुरू, ये है आपका शुरू वाला, तो ये हो जाएगा आपका NV, ठीक ना। तो VN लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे आप, VN लिखेंगे, ठीक ना। जो गोला करते हैं ध्यान देते चलिएगा। और ये शुरू में था उसको पलट करके ये लिखा है RP, ठीक ना, तो PR लिखा गया है। तो स्टार्टिंग वाले को OC लिखा जाएगा, OC। अब यहीं से आप मिलाना शुरू करिए, VNOC, 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 यहां से ये A और C में से ही कोई आंसर सही हो सकता है, VNOC, या D में भी है, आगे भी बढ़ना पड़ेगा भाई। OR इसको अब लिख रहा है, तो यहां से देखिए ER, RE हो जाएगा, ठीक है, RE। अब दिख रहा है देखिए RE यहां पर है, यहां भी है, C और D में से अब करेक्ट होगा भैया, तो फिर आगे बढ़ा जाए। IT को कहां लिखा है, ठीक ना, TI है तो IT लिख रहा है लास्ट में, तो इसे हम लोग लास्ट में लिख लें। IS कहां है भैया, C में है, और यही आंसर सही होगा। देखिए ON को कहां लिखा, ON को यहां लिखा, NO लिखा है, तो यहां भी हम लोग इसको क्या करेंगे, ये यहां लिख देंगे NO। तो इस तरीके से आंसर C सही आ रहा है, ठीक ना। और बहुत अच्छा प्रश्न था ये। तो इस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं भाई, और ये आर्मी GD का हम लोगों ने 22वां प्रैक्टिस सेट सोल्यूशन कराया, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद।